हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ पसंद नहीं है तो फिर कमेंट में बता सकते हो। आज मैं सोच की मोहक मंगल की एक वीडियो जो उसने बनाई है, फैमिली मैन सेकंड का जो कोई फ्यूड है, तमिल लोगों को पसंद नहीं आ रही। हालांकि ये थोड़ा इशू पुराना हो गया, लेकिन कोई भी क्रिएटर जब चीज़ कोई क्रिएट करता है तो हमें शायद ये चीज़ कंसीडर करनी चाहिए कि उसका जो मैक्सिमम माइलेज है उसको जब मिल जाए एज ए रिएक्शन, रिएक्टिंग पर्सन, समबडी हु रिएक्ट्स। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर किसी ने नई वीडियो डाली और उस पर डायरेक्ट रिएक्ट करेंगे तो उसके जो मैक्सिमम व्यूज़ हैं वो उसका कुछ भी पोर्शन मैं नहीं लूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ। बट एनीवेज, फैमिली मैन के बारे में मोहक मंगल ने सोच चैनल पे वीडियो बनाई थी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है एक तमिल कम्युनिटी को। मेरे को कुछ आइडियाज़ हैं उनके ग्रीवेंसेस के बारे में, पर मुझे शो के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा, सेकंड पार्ट तो ट्रेलर भी नहीं देखा, तो देख के शायद पता चलेगा। लेट्स वॉच। 19 मई को बहुत सारे ट्वीट्स जिसमें कि अनसब्सक्राइबिंग या फिर आई डोंट लाइक समथिंग ऐसा लिखा हुआ था। तो Amazon प्राइम ने फैमिली मैन सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज किया था अपने YouTube चैनल पर। ये शो पॉपुलर हुआ था सीजन 1 की सक्सेस के बाद, जिसमें स्टार मनोज बाजपेयी हैं। Amazon प्राइम के हिसाब से इसका पहला सीजन इंडिया में सबसे पॉपुलर Amazon ओरिजिनल सीरीज थी, और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ये ट्रेलर रिलीज हुआ था तो वो YouTube ट्रेंडिंग पर नंबर 1 पोजीशन में पहुंच गया था। और ये ट्रेलर एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा था, ट्विटर पे, पर गलत कारणों की वजह से। #FamilyMan2 अगेंस्ट तमिल्स ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो अपना Amazon प्राइम अकाउंट उस बंदे का नाम LTT का चीफ है, वो समांथा अक्किनेनी से क्लैरिफिकेशन भी मांगी। इस कंट्रोवर्सी की जड़ है कि इस ट्रेलर के हिसाब से जो विलेन्स है सीरीज में वो अलेजिडली तमिल स्पीकिंग टेररिस्ट है। LTT के ऊपर बना है फिर इसका। और जब भी किसी तमिल आर्म ग्रुप की बात होती है, वो अच्छा, ये कोई मतलब आर्मी या स्पेशल ऑप्स से रिलेटेड शो है। मुझे लगा फैमिली मैन फैमिली से रिलेटेड शो होगा। तो लोगों के दिमाग में बस एक नाम आता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, यानी कि LTTE, एक आर्म ग्रुप जो तमिल्स के लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता था श्रीलंका में, और वही ग्रुप जिसने राजीव गांधी को असैसिनेट किया था। एक और चीज़ है इस ग्रुप के बारे में, ये वो पहला ग्रुप है जिसने पहली बार जिसको कहते हैं सुसाइड करने वाले वो अटैकर्स जो होते हैं, जो अपने आप को किसी अटैक में अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं, अपनी बॉडी एंड कर देते हैं, वो भी इन्होंने ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। Democracy under threat after the assassination of India's Rajiv Gandhi. India is in chaos tonight. Former Prime Minister Rajiv Gandhi assassinated, its election suspended, troops and violence on the street. ये समझने के लिए कि तमिल लोगों ने स्ट्रांगली क्यों रिएक्ट किया फैमिली मैन के ट्रेलर के खिलाफ, हमें श्रीलंका की कम्प्लेक्सिटी समझनी होगी, और हमें ये समझना होगा कि LTT का क्या रोल रहा है श्रीलंका की हिस्ट्री में। ये तो है आइडिया मुझे। जिस हिंसा के पैरोकार प्रभाकरन थे, उसका अंदाजा श्रीलंका के बाहर के लोगों के लिए लगा। BCC का नैरेटर है यार, ये बड़ा सही इसकी फेमस आवाज है। BCC का Late today, Sri Lankan special forces reportedly ambushed and killed the leader of the Tamil Tigers. Strange and primitive, this spectacle out of a dark and mystic past. Another fascinating page in the story of this land of lore and legend. ग्राफिक्स बहुत सही है। कई सदियों से श्रीलंका में बस छोटे छोटे किंगडम्स थे। ये चेंज हुआ अर्ली 16th सेंचुरी में, जब उधर पोर्चुगीज आए और उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया, एक्सेप्ट किंगडम ऑफ कैंडी पर। पोर्चुगीज से छुटकारा पाने के लिए किंगडम ऑफ कैंडी ने डच लोगों की मदद मांगी, पर इवेंचुअली एक कॉलोनियल पावर दूसरी कॉलोनियल पावर से रिप्लेस हो, और फिर हमारे पुराने दोस्त अंग्रेज श्रीलंका की इस पार्टी में शामिल हो गए।
उन्होंने डच को हरा दिया और फिर श्रीलंका पर कंट्रोल ले लिया। अब उस टाइम सीलोन में जो श्रीलंका का पुराना नाम था, उधर करीब 30 लाख सिन्हलीज थे जो मोस्टली बुद्धिस्ट थे और 3 लाख तमिलियंस जो मोस्टली हिंदूज थे। पर इस पॉपुलेशन में बहुत जल्दी कुछ चेंज आने वाला था। इसका मेन कारण था चाय। अच्छा हाँ, श्रीलंका का बहुत बड़ा बिजनेस चाय एक्सपोर्ट। ठीक है, तो क्या इंडिया से लोग गए होंगे चाय उगाने वहाँ पे? मुझे इतना तो पता है कि जो नॉर्दर्न श्रीलंका, उसको जाफना कहते हैं, श्रीलंका का जो नॉर्दर्न स्टेट है उसमें मेजॉरिटी तमिल लोग हैं और वहीं पे ये सारा एलटीटी का चल रहा था, सिनेलीज जो वहाँ की नेटिव लोग हैं उनके अगेंस्ट। यहाँ पे जब श्रीलंका की बात हो रही है तो एक चीज़ और मैं एड्रेस करना चाहूँगा और वो ये कि क्योंकि रामायण का जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है वो इस तरीके से है जिसमें कि श्रीलंका को एक काइंड ऑफ अपोजिंग पार्टी में दिखाया गया है, तो उसकी वजह से कई बार नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स भी बना देते हैं हम इंडिया में, स्पेशली जो थोड़े कम पढ़े लिखे तबके के लोग हैं वो उस पर बिल्कुल बात नहीं होती। तो शायद अगर उस पर भी कोई बात करे तो, या उसको जितना कम करने की अगर कोई कोशिश की जा सके तो वो बहुत अच्छी बात होगी, यू नो, एटलीस्ट रिकॉग्नाइज किया जा सके कि वहाँ एक प्रॉब्लम है उस चीज़ को। Here again, Tamil Indian girls do the picking, selecting only the small, tender leaves at the top of the bush. अंग्रेज करीब 10 लाख तमिल लोगों को इंडिया से लेकर आए लेबरर्स के तौर पे। तो इनिशियली वो उनसे कॉफी प्लांटेशंस पर काम करवाते थे, पर जब श्रीलंका की पूरी कॉफी नष्ट हो गई एक बीमारी से, फिर उनको टी प्लांटेशंस में काम करवाया और फिर ये चाय का व्यापार अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग हो गया था। अब ये चाय की इंडस्ट्री इतनी जल्दी ग्रो कर रही थी कि अंग्रेजों को बस कुछ टेम्परेरी लेबरर्स की ज़रूरत नहीं थी बल्कि परमानेंट लेबरर्स की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने इन लेबरर्स को परमानेंटली उधर प्लांटेशंस में ठहरा दिया था। तमिल लोगों की बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से उनके बीच और सिनेलीज लोगों के बीच एक डिवाइड क्रिएट हो रहा था और ये डिवाइड थोड़े टाइम में और बढ़ने वाला था। ब्रिटिश सरकार की जो भी सिविल सर्वेंट की पोजीशंस थी उधर अंग्रेज तमिल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, स्पेशली वो तमिल्स जो जाफना रीजन से थे। ये 2 कारणों की वजह से था। पहला कि अंग्रेज लोग तमिल लोगों को जानते थे, उनकी ठीक ठाक इक्वेशन थी उनके साथ, क्योंकि मद्रास अंग्रेजों की सबसे पुरानी कॉलोनी थी रीजन में। दूसरा कारण था कि जो जाफना के तमिल थे वो बेटर प्रिपेयर्ड थे ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए। अंग्रेजों के आने से पहले श्रीलंका में स्लेवरी यानी कि गुलामी मौजूद थी, पर अंग्रेज इस चीज को हटाना चाहते थे ताकि दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस कम हो जाए श्रीलंका पर, इसलिए नहीं कि वो श्रीलंकन लोगों की परवाह करते थे। अब कई श्रीलंकन तंबाकू की इंडस्ट्री में काम करते थे, क्योंकि स्लेवरी खत्म हुई उसी वजह से तंबाकू की इंडस्ट्री भी खत्म हो गई। इसी के साथ जाफना के कुछ तमिल लोगों ने सोचा कि यार खेती बाड़ी में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, इससे अच्छा कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। और वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि जाफना में कई अमेरिकन मिशनरी से जो तमिल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे, और उन्होंने कई इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल सेटअप करे थे। इसलिए 19वीं सेंचुरी श्रीलंका में जाफना के लोग सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थे, और इसी की वजह से अंग्रेज ये मानने लग गए कि जो तमिल लोग हैं वो एडवांस लोग हैं, जबकि जो सिनेलीज लोग हैं वो बैकवर्ड लोग हैं। इसके साथ ही साथ अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को पुश देने लग गए और बुद्धिज्म को दबाने लग गए, वही रिलीजन जो ज़्यादा सिनेलीज फॉलो करते थे। अंग्रेज़ों के टाइम ज़्यादा वायलेंस नहीं हुआ था सिनेलीज और तमिल लोगों के बीच, पर जो टेंशन थी इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच वो मौजूद थी, और कुछ टाइम बाद वो भर के आने वाली थी। On a goodwill visit to Ceylon, the cruiser Norfolk joins in the Crown Colony's independence celebration. ये इतनी क्या कहते हैं उसे, क्लीशे आवाज़ है ना उस ज़माने की। 1955 में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सिनेलीज और तमिल भाषाओं को इक्वल स्टेटस मिलेगा, पर इस अनाउंसमेंट के बाद सिनेलीज लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया, क्योंकि सिनेलीज लोगों का मानना था कि वो इतने टाइम से दबे हुए थे, और जब उनको पावर मिली है और श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया है तो कम से कम सिनेलीज और बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए जब 1956 में दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को पास किया, जिससे सिनेला सरकार की इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। क्योंकि सिनेलीज लोगों का मानना था कि अगर उनकी भाषा को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी तो कुछ साल बाद उनकी लैंग्वेज और उनका कल्चर डूब सकता है, क्योंकि श्रीलंका इकलौता देश है जहाँ इतने सारे सिनेलीज लोग हैं। पर तमिल लोगों के लिए ऐसा नहीं है, कई तमिल लोग तो कुछ किलोमीटर दूर ही है श्रीलंका से। अब ये आर्ग्यूमेंट आपको थोड़ा सुना सा लगेगा, पर खैर छोड़िए, ये दूसरे वीडियो का विषय है।
इस एक्ट की वजह से तमिल लोगों की ज़िंदगी पर एक गहरा असर पड़ा। जैसे सरकारी जॉब्स में तमिल लोगों का कंट्रीब्यूशन 15 साल में बहुत कम हो गया था, उनकी पॉपुलेशन के कंट्रीब्यूशन से भी कम। पर तमिल्स के बीच सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा इंडियन तमिल्स को। श्रीलंका में जो तमिल्स हैं वो या तो जाफना से हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले से हैं, या फिर वो जिनको अंग्रेज़ लेकर आए थे। जो इंडियन तमिल कम्युनिटी थी उनकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो लेबरर्स थे, और ये सिचुएशन और ख़राब हो गई थी ऑफिशियल सिनाला एक्ट की वजह से। इसके अच्छा, श्रीलंका में भी जो तमिल्स हैं उसमें भी दो ग्रुप हैं, जो ओरिजिनली जाफना के तमिल हैं और जो माइग्रेंट लेबरर इंडियन तमिल हैं। वो आई गेस अब शायद फ़र्क थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन उस वक्त वो था ही अपनी फुल फॉर्म में। ओके, सोच की मोह की यही बात बहुत बढ़िया लगती है मुझे इसकी वीडियोस की, कि प्रोडक्शन क्वालिटी के अलावा जो कंटेंट होता है वो भी बंदा मतलब पूरी ओरिजिनल हिस्ट्री निकाल के लाता है। और मुझे लगता है इंडिया में इतनी अच्छी डिटेल्ड और वेल रिसर्च्ड और वेल प्रोड्यूस्ड वीडियोस आई थिंक बहुत कम यूट्यूबर्स बना रहे हैं। तो बधाई के पात्र हो मेरे दोस्त आप। के साथ ही साथ बुद्धिज्म को एक हायर स्टेटस दिया गया 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और कई सिन्हलीज लोग तमिल लोगों की ज़मीन पर रीसेटल्ड होने लग गए। पर अगर आप सोच रहे हैं तो हम अभी भी श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं। 1978 के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ज़रूर हुआ था क्योंकि दोनों तमिल और सिन्हला को नेशनल लैंग्वेज बना दिया था, पर इसके बावजूद जो डिविजन्स थे वो बहुत गहरे हो गए थे, जिसकी वजह से एक मिलिटेंट ग्रुप LTTE की स्थापना हुई नॉर्दर्न श्रीलंका में। यार ये ना मतलब अगर जो इसने पैरेलल ड्रॉ किया कि हम अभी भी श्रीलंका की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम वो वहाँ पे भी हुआ। किसी भी जगह पे ये ह्यूमन नेचर, अगर आप 50-50 से हल्का सा भी डाइवर्ज करोगे 49-51 पे, तो वहाँ पे रिजर्वेशंस पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे मान लो तमिल्स 20%, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना परसेंट है श्रीलंका में तमिल, बट मान लो तमिल 20% है, सिंगलीज 80% है। बट फिर भी अगर आप प्रायोरिटी दोगे ना सिंगलीज को, तो लोगों में रिजेंटमेंट बिल्ड होगा और कुछ ना कुछ नेगेटिव दिशा में जाएगा। पाकिस्तान में भी यही हुआ कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उनको प्रायोरिटी दी गई कि उन्होंने नाम ही उस कंट्री का पूरा वो तो 100% वेट उन्होंने उसी साइड पे डाल दिया ना, गवर्नमेंट ने अपना, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने अपना। तो वहाँ पे भी उस ग्रुप के अंदर ही, यानी कि जिनको लाइक उस ग्रुप के अंदर की जो माइनॉरिटीज़ हैं या जिन्हें वहाँ मार्जिनलाइज किया गया, वो लोग वहाँ खड़े हो गए उसके अगेंस्ट। मे भी हो सकता है रिलीजन के बेस पे ना हुए वो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब वहाँ पे सारा मेजर रिसोर्सेज ले जाता है, तो दूसरे स्टेट्स के लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ, जिनको वो प्रोविंसेस कहते हैं। तो किसी भी आइडेंटिटी ग्रुप के बेस पे अगर दूसरे आइडेंटिटी ग्रुप को किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा एडवांटेज और वो दी जाएगी कंसेशंस, और एक जो दूसरा और अदर ग्रुप्स जो हैं उनको मार्जिनलाइज किया जाएगा, तो रिजेंटमेंट बिल्ड होगी, वायलेंस, ग्रुप्स बनेंगे, वायलेंस होगा। ये एक कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड पैटर्न है पूरी दुनिया का। तो जब ये बता ही रहा है स्टोरी की ऐसा ऐसा हुआ, मतलब उन्होंने जैसे ही सेकंड प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका का आया और उसने डिसाइड किया कि सिंगलीज को प्रायोरिटी दी जाएगी उनको और उनकी लैंग्वेज को, वहीं से शुरुआत हो गई खराबी होने की। जो पहला प्राइम मिनिस्टर था वो सही था एक्चुअली, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। LTTE तमिल के कुछ नौजवान लोगों ने फॉर्म किया था, जिनका ऑब्जेक्टिव था एक नया देश बनाने का श्रीलंका में, जिसका नाम था ईलम। LTTE की फॉर्मेशन के बाद श्रीलंकन सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पास करी। इस एक्ट से सरकार को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी किसी को भी अरेस्ट करने के लिए बिना वारंट और कोर्ट हियरिंग के। 1980s में श्रीलंका में वायलेंस बहुत बढ़ गया। जब LTTE कोई भी वायलेंस करती तो सरकार और फोर्सफुली रिस्पॉन्ड करती, और ये साइकिल चलता रहा। ऐसा हमने देखा था 1983 में, जिसको तमिलियंस ब्लैक जुलाई बुलाते हैं। जब LTTE ने 13 सोल्जर्स को मार गिराया, तब तमिल्स के खिलाफ मास वायलेंस स्टार्ट हो गया। इसमें आम लोग भी इन्वॉल्व थे। हजारों तमिल मारे गए, उनकी दुकानें और घर जलाए गए, और कई लोग तो बिना नामो निशान के गायब हो गए। इसी वजह से कई तमिल लोग मानने लग गए कि वो बस तभी सेफ होंगे जब उनको एक इंडिपेंडेंट देश मिलेगा, और इसी वजह से LTTE के अटैक उल्टा और बढ़ गए। 1985 में उन्होंने एक अटैक किया अनुराधापुरा में, जो श्रीलंका का कल्चरल कैपिटल था, और जहां करीब 100 लोग मारे गए।
पर एलटीटी बस एक मिलिटेंट ग्रुप ही नहीं रहा, बल्कि वो ऑलमोस्ट एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग गए श्रीलंका के नॉर्दर्न एरियाज में। जैसे उनका एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था जो स्कूल भी चला रहा था। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि एलटीटी खुद दूध में धुले हुए थे। तमिल के नौजवान लोगों को ऑलमोस्ट मजबूरन एलटीटी को ज्वाइन करना पड़ता था। इनफैक्ट कई तमिल परिवारों को पैसे देने पड़ते थे एलटीटी को, ताकि उनके बच्चे उनके ग्रुप को ना ज्वाइन करें। और इसी वजह से कई तमिल लोग दूसरे देश चले गए, स्पेशली इंडिया। बस तमिल ही नहीं भुगते, श्रीलंकन मुस्लिम्स को भी इस बुद्धिस्ट सिनलीज और हिंदू तमिल्स के बीच लड़ाई में भुगतना पड़ा। तमिल्स की इंडिया में बढ़ती इमिग्रेशन की वजह से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट गारंटीड हो गई थी। पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पोजीशन बहुत कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि इंडियन सरकार को लोकल तमिल पॉपुलेशन को आश्वासन दिलाना था कि वो तमिल इश्यू के बारे में कुछ करेंगे। इसी वजह से मई 1982 में जब 2 एलटीटी ऑपरेटिव्स अरेस्ट हुए थे मद्रास से, तब श्रीलंका ने उनकी कस्टडी मांगी थी, पर इंडियन सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इनफैक्ट इंडिया ने एलटीटी के लिए ट्रेनिंग कैंप्स भी सेटअप करे थे हमारी जमीन पर साथ ही साथ इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी का मानना है कि इंडिया एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम को सपोर्ट नहीं कर रहा था। और इसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए मदद करता है उन लोगों की जो डिफरेंट भाषा बोलते हैं और जिनका रिलीजन डिफरेंट है, तो जो पंजाब में सिख लोग हैं और नागालैंड में नागा लोग हैं, जिसके बारे में हमने एक रीसेंट वीडियो में बात करी थी, उनको एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी बन जाएगा अपना देश बनाने के लिए। तो इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स थे कि वो एलटीटी को इतना सपोर्ट देंगे कि श्रीलंकन सरकार पर दबाव आए कि वो एक्चुअली तमिल लोगों के बारे में कुछ करें, पर इतना सपोर्ट नहीं कि एक नया देश बन जाए श्रीलंका। और इसी वजह से इंदिरा गांधी के लिए ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। पर उनके पॉलिटिकल करियर में कई डिसीजंस में से ये बस एक क्रिटिकल डिसीजन था। ऐसे कई डिसीजन थे जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है। और अगर आप ऐसे डिसीजंस के बारे में और जानना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली कुकू एफएम ऐप कंसिडर करनी चाहिए। इस ऐप में कई ओरिजिनल पॉडकास्ट हैं, हिंदी में ही नहीं बल्कि कई रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे मराठी, बंगाली और गुजराती। और एक ऑडियो बुक जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा वो है इंदिरा गांधी की जिंदगी के बारे में। इस ऑडियो बुक से आप सीख सकते हैं कि उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस ने उन पर क्या प्रभाव डाला, वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनी और उन्होंने क्या डिसीजंस लिए थे 1971 की वॉर के दौरान जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई। और कुकू एफएम पर ऐसे ढेरों ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स हैं। इसका एनुअल प्लान बस 399 रुपीज़, ये एक एक्चुअल बुक की कॉस्ट से भी कम। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से इसका डेली प्राइस हो जाता है 1 रुपये से भी कम। तो इस ऐप को ज़रूर चेकआउट करें, इतने कम दाम में आपको इतनी सारी रिसोर्सेज मिल रही हैं। तो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। अब श्रीलंका की कहानी पर वापस आते हैं। क्योंकि इंडिया एलटीटी को सपोर्ट देने लग गया, इसकी वजह से श्रीलंका खुश नहीं था इंडिया से, इसीलिए वो पाकिस्तान, चाइना और यूएस की तरफ चले गए सपोर्ट मांगने के लिए। इससे इंडिया खुश नहीं था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई और पावर उनके रीजन में आ जाए। और जहाँ अब तक इंडिया का एलटीटी के लिए सपोर्ट सीक्रेट था, एक इंसिडेंट की वजह से वो इतना सीक्रेट नहीं रहा। 1987 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन लिबरेशन लॉन्च किया वड़ा मराची को कैप्चर करने के लिए, जो एलटीटी का अड्डा था। इस ऑपरेशन की वजह से कई श्रीलंकन तमिल्स मारे गए और जो इंडिया में तमिल से उन्होंने सेंट्रल सरकार पर दबाव डालना स्टार्ट कर दिया रिएक्ट करने के लिए। इसलिए इंडिया ने ऑपरेशन गार्डन लॉन्च किया रिस्पॉन्स में, जहाँ स्टार्टिंग में उन्होंने 20 बोट्स भेजी खाने, तेल और मेडिसिन के साथ, पर उनको श्रीलंकन नेवी ने रोक दिया। फिर इंडिया ने कार्गो प्लेन्स भेजे उनके फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, जिन्होंने श्रीलंकन एयर स्पेस को एंटर किया, ये सामान ड्रॉप किया और फिर वो वापस आ गए। अब श्रीलंका ऑब्वियसली इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि इंडिया ने उनकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया है। अब इंडिया के इस मिशन का ऑब्जेक्टिव बस खाना या फिर तेल ड्रॉप करने का नहीं था, बल्कि वो श्रीलंकन गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहते थे कि अगर सिचुएशन और बिगड़ी तो इंडियन सरकार से और बुरा रिएक्शन हो सकता है। इसलिए इंडिया और श्रीलंका ने एक अग्रीमेंट साइन किया, जहाँ इंडिया एक पीस कीपिंग फोर्स भेजेगी जाफना में एक सीज फायर एस्टैब्लिश करने के लिए। पर इंडियन फोर्सेस बहुत डिजास्टरस हुआ था। और जहाँ पहले वायलेंस श्रीलंकन गवर्नमेंट और एलटीटी के बीच हो रहा था, अब वो वायलेंस इंडियन फोर्सेस और एलटीटी के बीच होने लग गया। और इस वायलेंस की वजह से जाफना के कई तमिल्स मारे गए, जिसकी वजह से इंडियन फोर्सेस एक्चुअली अनपॉपुलर हो गई थी तमिल्स के बीच करीब 3 साल में। जिन लोगों ने अगर कोई मतलब इससे रिलेटेड एक मूवी देखना चाहता है, मद्रास कैफे, जॉन अब्राहम की एक मूवी आई थी, हालांकि मैं कोई बड़ा अच्छा फ़ैन नहीं हूँ उसकी एक्टिंग का, लेकिन एनीवेज मूवी का मुझे टॉपिक अच्छा लगा था। तो अगर कोई देखना चाहता है, वो इंडिया की श्रीलंका में इंटरवेंशन के सब्जेक्ट पे ही बेस्ड मूवी है। 1000 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए
और इंडिया को करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। अल्टीमेटली इंडिया को अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना पड़ा, पर इंटेंशंस की वजह से एक बहुत बुरा अंजाम हुआ। 12 मई 1991 को राजीव गांधी इलेक्शन रैली के लिए गए थे तमिलनाडु के श्री परम्बुदूर में। राजीव गांधी लोगों की तरफ जा रहे थे और इन लोगों के बीच एक महिला थी जिसने ऑरेंज सलवार कमीज पहनी थी और वो राजीव गांधी पर एक माला डालना चाहती थी। जब राजीव गांधी उस महिला की तरफ आए तो एक पुलिस कर्मचारी ने उस महिला को राजीव गांधी के पास आने से रोकने की कोशिश करी, पर राजीव गांधी ने कहा कि सबको उनसे मिलने का एक चांस मिलना चाहिए। उस महिला ने उन पर माला डाली और उनके पैर छूने के लिए वो झुकी। जैसे ही वो झुकी, उस महिला ने एक सुसाइड वेस्ट जो उसके सलवार कमीज के नीचे थी उसको ट्रिगर कर दिया, जिससे राजीव गांधी और कई और लोगों की मौत हो गई। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर दी श्रीलंका में, पर इसकी वजह से श्रीलंका में पीस नहीं आया। एलटीटी वायलेंस करती रही और उन्होंने 2 श्रीलंकन प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करी और एक के खिलाफ वो कामयाब भी हो गए। वायलेंस एंड हुआ 2009 में जब श्रीलंकन आर्मी ने पूरी तरह नॉर्दर्न श्रीलंका पर कंट्रोल ले लिया। उन्होंने एलटीटी को हराया और उनके लीडर प्रभाकरन को मार डाला। और जहां एक टाइम इंडिया एलटीटी को सपोर्ट दे रहा था, अब उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट को मिलिट्री इक्विपमेंट भी दिए। श्रीलंकन सिविल वॉर के एंड होने के बाद ही लोगों को पता चला कि कितनी ह्यूमन राइट वायलेशंस करी थी श्रीलंकन आर्मी ने ये वॉर जीतने की। कई इंसिडेंट रेप के, टॉर्चर के, और जहाँ बच्चों को भी मारा गया है, इंक्लूडिंग प्रभाकरन के 12 साल के लड़के को। पर अनफॉर्चुनेटली श्रीलंकन सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है इन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, और जो रूट प्रॉब्लम थी सिविल वॉर की वो भी सॉल्व नहीं करी। जैसे यूएन के हिसाब से अभी भी तमिल्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है श्रीलंका में। इसके अलावा अभी भी मिलिट्री भारी तादाद में तमिल एरियाज में मौजूद है और उनके बीच लगातार डर रहता है कि उनको मारा या फिर अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब चाहे इंडियन सरकार का रवैया न्यूट्रल है, ऐसा इंडिया के तमिल्स के साथ नहीं है। जैसे पिछले साल तमिल एक्टर विजय सेतुपति के खिलाफ प्रोटेस्ट हुई जब ये अनाउंस किया गया कि वो श्रीलंकन तमिल क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन के ऊपर एक पिक्चर में काम करेंगे, क्योंकि कई इंडियन तमिल्स मानते हैं कि मुरलीधरन ने तमिल लोगों की कॉज को इतना समर्थन नहीं दिया। और जो रिसेंटली हमने सोशल मीडिया पर सपोर्ट देखा है एलटीटी के लिए, वो एक उदाहरण है कि श्रीलंकन तमिल्स का मुद्दा अभी भी जीवित है उनके लिए, और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक श्रीलंकन गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाती। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया भाई ने, और अच्छी बात है कि फैमिली मैन की सीरियल से रिलेटेड कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उस शो के बारे में। इनफैक्ट मुझे तो अब इस वीडियो को देखते हुए पता चला था कि वो क्या कहते हैं, स्पेशल ऑप्स या वॉर से रिलेटेड कोई शो है। बट एनीवेज मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये था भाई, इससे ये पता चलता है कि जो इंडिया की तमिल है उसमें उनके अंदर अंडरस्टैंडेबली श्रीलंका की जो तमिल है, क्योंकि वो 100-150 साल पहले उनके ही उससे गए थे और सेम कम्युनिटी के लोग हैं, तो सॉफ्ट कॉर्नर है, सपोर्ट है। और उनको शायद अगर इसमें एक नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है इस टीवी शो में, तो उसके वजह से उनके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं और वो उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये था सिंपल, अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो। और यार इसमें क्या कहा जा सकता है, एक मीम है ऑनलाइन या फिर एक जोक चलता है कि जहाँ पे अगर किसी पॉन्ड के अंदर 2 मछलियाँ भी आपस में लड़ाई कर रही हों और उनसे जाके पूछो कि क्या हुआ था, तो आपको पता चलेगा कि कोई ब्रिटिशर वहाँ से होके गया था। अगेन सेम चीज़ है इस इशू में भी, ब्रिटिश ही लोगों की वजह से ओरिजिन हुआ है इस सारी प्रॉब्लम का, क्योंकि उन्होंने वर्कर्स बुलाए थे इंडिया से काम करने के लिए। बट एनीवेज 2 लोगों की लड़ाई है, 2 ग्रुप्स की लड़ाई है। आई मीन एक को फील हो रहा है कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है और इस चक्कर में उन्होंने आर्म्स उठा लिए। सिर्फ ये है, उठा लिए थे जिसको कि उन्होंने काउंटर कर दिया 2009 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ब्रूटली। अगर एक थोड़ा बेटर ह्यूमेन तरीका अपनाया जाता तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। जैसा कि वो वीडियो में भी बताया गया कि अभी भी वो आग पूरी तरीके से बुझी नहीं है। हाँ, शांत हो गई है लेकिन अंदर ही अंदर सुलग रही है। तो आई होप कि श्रीलंकन गवर्नमेंट रिकन्सिलिएट करे तमिल्स के साथ जो वहाँ के लोग हैं, और यार मिल के रहें, कोई मतलब इक्वल लेवल पे रिसोर्सेज बांटो। हालांकि ऐसा होने के हालात बहुत कम है, लेकिन अगर इंस्पिरेशन के लिए देखना है तो हम यूरोप की तरफ देख सकते हैं कि
बहुत बुरी तरीके की दुश्मनी थी यूरोप की देशों में एक दूसरे के ख़िलाफ़, फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी, फ्रांस, जो कि उन लोगों ने काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है। हालांकि रीसेंट लेवल पे कुछ डिस्प्यूट्स हुए हैं, जैसे इंग्लैंड अलग हो गया ब्रेग्जिट के थ्रू, यूके अलग हो गया ईयू से, बट वो फिर भी एक लाइक एवरीडे लेवल के ट्रेड से, इमिग्रेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स के बेस पे हुआ है, छोटे पैटी लेवल के, एक दिल में नफ़रत की वजह से नहीं हुआ। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आई होप कि ऐसा हो।